साल 2025 में पूरी दुनिया ने कूटनीति में और राजनीति में काफी बदलाव देखा हुआ है। कूटनीति की दशा और दिशा जो है वो बदली है। ग्रेट पावर कॉम्पिटिशंस और भी ज्यादा बढ़े हैं। एक मल्टी पोलर अप्रोच अपनाया है भारत अपनी विदेश नीति में। सुशांत सरीन और गौतम चिकरमणि मेरे साथ मौजूद हैं। कोई एक चीज को चुनना होगा तो मेरे ख्याल जो ट्रम्प सरकार की जो नीतियां हैं मैं तो उसको केंद्र बिंदु मानूंगा। इस समय हमारे 50 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जिसमें से यूएस भी एक है, ईयू भी एक है। अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, अभी भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पावर है, लेकिन डिक्लाइनिंग है क्योंकि और पावर्स उभर करके आ रही हैं। ये बहुत साफ है कि बहुत ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है और ट्रम्प ने इसको बहुत ज्यादा और बढ़ावा दिया और यही अब डिप्लोमेसी की सूरत है। सारी डिप्लोमेसी जब से दुनिया वजूद में आई है ना, वो ट्रांजैक्शनल ही रही है। 2025 ने ये बता दिया कि ऐसा ही रहेगा और 2026 में द वर्ल्ड विल कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि इंडिया का परम इंटरेस्ट इंडिया है। साल 2025 में पूरी दुनिया ने कूटनीति में और राजनीति में काफी बदलाव देखा हुआ है और इस बदलते हुए माहौल में भारत जो है एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मोड पे है, क्योंकि भारत का जो पड़ोस है वो पहले से ज़्यादा बटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और नेपाल की। इसके अलावा जो संबंध रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होते गए हैं। कूटनीति की दशा और दिशा जो है वो बदली है। ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन्स और भी ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे में भारत के लिए किस तरह की चुनौतियाँ हैं? भारत ने ये भी देखा है कि एक मल्टी पोलर अप्रोच अपनाया है भारत अपनी विदेश नीति में, लेकिन ऐसे में उसके लिए चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। सुशांत सरीन और गौतम चिकरमणि मेरे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए ग्लोबल ट्रेंड्स को अगर आप देखें सुशांत, तो क्या की हाइलाइट्स रही हैं फॉरेन पॉलिसी की 2025 में? फॉरेन पॉलिसी में तो बाद में आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल ग्लोबली जो कुछ हुआ सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल जो ट्रम्प सरकार आई और जो उसने नीतियां बनाई, मेरे ख्याल उसने एक तरीके का उथल पुथल कर दिया है दुनिया में। जो पिछले 60-70 वर्षों से एक प्रणाली बनी हुई थी विश्व में, वो बिल्कुल तहस नहस सी होती हुई नज़र आ रही है और उसके जो असर है वो सिर्फ अमेरिका और यूरोप और इन क्षेत्रों में नहीं है, वो भारत के ऊपर भी है। हमारे यहाँ पर एक सोच ये थी कि हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो खटाई में पड़ गए। अच्छा, उसका असर पड़ रहा है चीन के ऊपर, उसका असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसका असर हर चीज़ के ऊपर पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल अगर कोई एक चीज़ को चुनना होगा तो मेरे ख्याल जो ट्रम्प सरकार की जो नीतियां हैं मैं तो उसको केंद्र बिंदु मानूंगा जी, जिसके अराउंड सारी दुनिया। गौतम, आपको ये एक बहुत बड़ी इससे उथल पुथल मची है क्योंकि हम टैरिफ वॉर का एक एरा देखा और भारत ने तो खास करके झेला। बाकी जगह जितनी टैरिफ लग रही है उससे दोगुनी तिगुनी टैरिफ भारत ने झेली है। तो ट्रम्प की नीतियां एक बहुत बड़ा फैक्टर रही हैं 2025 में। भारत ने भी रिकैलिब्रेट की है अपनी स्ट्रैटेजीज को, पर क्या बड़ी चीज़ आपको लगी? वो दोनों युद्ध अभी भी जारी हैं। एक हमास और इजराइल के का जो युद्ध है, रूस का जो युद्ध है वो भी चल रहा है अपनी जगह पर। एक तीसरा वाला जो उसने रुकवाया था वो भी चालू हो गया था कंबोडिया और थाईलैंड वाला। बिल्कुल। मैं एक कदम पीछे हटके फिर वापस आपके पास आता हूँ या आपके सवाल का एक कदम पीछे से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है 20 जनवरी जिस दिन ट्रम्प ने अपनी प्रेसिडेंसी संभाली थी से एक पूरे विश्व में एक बदलाव जो आया है वो ये है कि 19 जनवरी तक हम सब ढूंढ रहे थे ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स। एक ट्रस्ट के आधार पे ट्रेड होती है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स होते हैं, डिफेंस डील्स होती हैं। 20 जनवरी को वो ट्रस्ट टूट गया सडनली। जिसको हम कह रहे थे कि हमारा यूएस से, जैसे अभी कहा कि हम करीब जाते जा रहे थे, एक डिपेंडेंसी हो रही थी कि एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है एंड सभी लोग एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर को ढूंढ रहे थे, चाहे वो भारत हो, यूरोप हो, थाईलैंड हो, कोई भी हो, वो टूट गया। तो ये पूरा वर्ष जो था ये ट्रस्ट को ढूंढने में निकल गया है और हर देश, हर ग्रुपिंग, जैसे यूरोपियन यूनियन है,
इस ट्रस्ट को ही ढूंढती जा रही है। भारत के केस में जब ट्रस्ट टूटा अगस्त में, उन्होंने ये टैरिफ्स 50% टैरिफ्स आए, और जब ये ट्रस्ट टूटा, मुझे लगता है जिस फुर्ती से भारत ने बदलाव किया अपनी स्ट्रेटजी का, वो बहुत माननीय है, इन द सेंस कि मैंने ऐसी इतनी स्पीड देखी नहीं जी। इस समय। फॉर इंस्टेंस हमारे 50 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जिसमें से यूएस भी एक है, ईयू भी एक है, और बाकी जैसे छोटे मोटे देश हैं, न्यूजीलैंड वगैरह, एक के साथ हमने साइन कर ही लिया। इतनी कम समय में, इतनी तेज़ी से इतने सारे एफटीएस को मैनेज करना, उस दिशा में जाना, एक नए प्रकार का मल्टीलैटरलिज्म मुझे दिख रहा है कि कैसे भारत ने जो कल तक शब्दों में आर्टिकुलेट किया था कि मल्टीलैटरल या मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसका प्रदर्शन पॉलिसी से इस साल हमने जी। बहुत अच्छे से दिखाया है। मैं इसी दौरान चाइना का एग्रेशन खत्म हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, घटा है। तो अभी पार्शियल डी एस्केलेशन हुआ है, ग्रेजुअली डी इंडक्शन तक चले जाएंगे। रशिया के साथ हमारी दोस्ती तेल के आधार पे और पक्की हो गई। अब बाकी रशिया हमसे क्या इंपोर्ट करता है, ये डिटेल्स अभी देखना जरूरी है। ठीक है, तो अमेरिका की बात आपने की है, आपने ट्रस्ट की बात की है, रशिया की बात की है, एक एक करके आते हैं इन चीज़ों पर। और जैसा आपने कहा सही है, मैं अग्री करती हूँ कि 2025 में भारत की जो विदेश नीति है वो मल्टी अलाइनमेंट पर टिकी रही है, और बहुत एक आक्रामक आर्थिक नीति भी हमने देखी है, जिसमें महासागर और ये सारी चीज़ें हैं। अमेरिका की बात अगर करूँ शुरुआत में, तो एक गुडविल पे टिका हुआ था रिश्ता, और काफ़ी काम किया गया था अमेरिका भारत के रिश्तों में, और चीन को काउंटर करना उसका एक फोकल पॉइंट भी था। लेकिन अभी आप जो देखें तो एक पैक्स सिलिका की बहुत चर्चा है, जिसमें से भारत को एक्सक्लूड किया गया है। तो टेक्निकल अलाइनमेंट जो रही है उसमें से भारत का एक्सक्लूजन, ये तमाम चुनौतियां भारत के लिए हैं, और अमेरिका के साथ रिश्ते हमारे काफ़ी गिरे हैं। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए वो एक कितना बड़ा चैलेंज है? अभी पिछले हफ्ते ग्रैंड स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आई थी, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, है वैसे वो ग्रैंड स्ट्रेटजी आई थी, जिसके अंदर भारत करीब 4-5 बार उसका नाम लिया गया है। इंडो पैसिफिक पे फोकस है, और इसमें सबसे बड़ी बात, भारत पे आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पहली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी वो ट्रूमन के अंडर आई थी। उसके अंदर उनका पहला लक्ष्य ये था कि यूएसएसआर को कैसे दबाया जाए जी, कैसे उसको आगे ना आने दिया जाए, ये पहला लक्ष्य था। ट्रंप की जो पॉलिसी जो मैंने पढ़ी है, उसका परम लक्ष्य ये है कि कैसे हम हमारी वल्नरेबिलिटीज को रोकें, कैसे हम सरवाइव करें। तो अगर आप लैंग्वेज ही देखें तो बिटवीन 1948 एंड 2025 77 साल हो गए। ये एक मेरे विचार में डिवैल्यूएशन हुआ है। बाकी आप जो इसको अलग अलग पहलू से भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मल्टीपोलैरिटी है ये अमेरिका तक चली गई है। वो जो अमेरिका फर्स्ट का मतलब है इनवर्ड लुकिंग, तो अमेरिका ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग होता जा रहा है। यूरोप को कह रहा है अपने पैसे निकालो और अपनी सुरक्षा खुद करो। इंडो पैसिफिक में भारत का नाम लिया जा रहा है कि दिस विल बी द न्यू बैटल ग्राउंड ऑफ टुमारो, क्योंकि 50% से जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी पीपीपी बेसिस पे यहाँ से आएगा, और रियल बेसिस पे 1/3 33% 35% जीडीपी इंडो पैसिफिक से आएगा। तो ये कल के बैटल ग्राउंड्स हैं, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। इसके लिए न्यू दिल्ली को हमने अपने साथ लाना है। रही बात इंडिया को आइसोलेट करने की, ऐसी कोई मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत के पीछे पड़ा हुआ है। अपने सबसे परम मित्र जो है यूरोप, उनको भी ठोका है उसने। आप जहां जाइए ऐसा कोई देश बताइए जहां पे उसने ना किया हो। हमारे साथ इरिटेशन दो हो सकते हैं। एक तो कि हम रशियन ऑयल हमने बात नहीं सुनी अमेरिका की, हम खरीदते जा रहे हैं। हाँ। और दूसरा हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये जो वॉर रुकवाने की जो टॉम जो तुम करे जा रहे हो वो गलत है। तो मुझे लग रहा है 2025 में बिकॉज ऑफ ट्रंप हमेशा भारत ने अपना इंटरेस्ट आगे रखा है।
2025 ने ये बता दिया कि ऐसा ही रहेगा, और 2026 में तो द ये वर्ल्ड विल कम टू टर्म्स हाँ। विद द फैक्ट कि इंडिया का परम इंटरेस्ट इंडिया तो है। सुशांत, ये बहुत साफ है कि बहुत ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है और ट्रंप ने इसको बहुत ज्यादा और बढ़ावा दिया और यही अब डिप्लोमेसी की सूरत है। यार नगमा, सारी डिप्लोमेसी जब से दुनिया वजूद में आई है ना, वो ट्रांजैक्शनल ही रही है। कभी भी दो देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो ट्रांजैक्शनल के अलावा कुछ नहीं होते। कई बार ट्रांजैक्शनल पॉलिटिकल लेवल पे ट्रांजैक्शन के आप पॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक लेवल पे आपका एक कॉम्पैक्ट हो गया है कि आपके इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, तो इसलिए आप एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, कई बारी आर्थिक कारणों से, लेकिन होता सारा ट्रांजैक्शनल ही है। नहीं, जैसे अभी ये बात हो रही थी क्वाड की बात पर वापस आती हूँ। आपने इंडो पैसिफिक की बात की, पर क्वाड की जो मीटिंग होनी थी वही कैंसिल हुई। ट्रंप आए नहीं, एशिया का दौरा करके चले गए। अंडरमाइनिंग क्वाड इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इंडो पैसिफिक की It's not just- सिक्योरिटी या चाइना को वो लेकर। सिर्फ देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हो, सारी विश्व, अमेरिका के लिए खुद प्रॉब्लम है। और अमेरिका के लिए वो जो एक वो पुरानी वो सेइंग है ना, इस घर को आग लगाई घर के चिराग ने, तो अमेरिका की जो पावर है दुनिया भर में, उसको आग तो अमेरिका ने खुद लगाई है ना, हमने तो नहीं लगाई उसको। हम तो अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। गौतम ने बात की यूरोप के साथ जो इन्होंने किया, अभी हम लोग यूरोप से आए हैं और वहाँ पर जो अनिश्चितता है, जो एक गैर यकीनी की जो फिजा वहाँ पर फैल चुकी है, वो देखते बनती है, क्योंकि यूरोपियन सडनली फील करते हैं कि यार हम तो जिस चीज़ के ऊपर टिके हुए थे पिछले 75 साल से, वो तो तितर बितर हो गई है। अब हमारे को खुद अपनी सुरक्षा के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, अभी भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पावर है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन डिक्लाइनिंग है, क्योंकि और पावर्स उभर करके आ रही हैं और अमेरिका के अंदर भी एक अनिश्चितता है कि क्या आगे किस तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और भारत के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से भारत का जो एक झुकाव था पश्चिमी दुनिया की तरफ, मेरे ख्याल उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्या हम उस राह पर चल सकते हैं? मेरे ख्याल अभी भी चलेंगे कुछ हद तक, क्योंकि हमारे कुछ इंटरेस्ट जो हैं पश्चिमी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम अपना सारा का सारा जो दारोमदार है उनके ऊपर डाल देंगे? वो पहले भी नहीं किया था, मेरे ख्याल आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर भी अब एक मेरे ख्याल हमारा भी थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया है अमेरिका को लेकर के, जिस तरीके का उनका बर्ताव रहा है। जी। अमेरिका के अंदर भी डिविजन्स हैं भारत को लेकर के कि कितना भारत के साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। लेकिन मेरे ख्याल भारत के अंदर भी अब एक अमेरिका को जो एक पब्लिक सस्पिशन से देखा जाता है, उसको एक अब वो जो फेथ की बात कर रहे थे गौतम के, एक ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे थे, वो अमेरिका के प्यू साथ। रिसर्च सर्वे एक था, मुझे याद है, उसमें पब्लिक ओपिनियन जो अमेरिका को लेकर वो काफी गिरी है इंडिया में। और जो सबसे हाई होती थी दुनिया भर में, अगर 2 या 3 देशों को देखा जाए जहां पर अमेरिका का जो रेटिंग था सबसे हाई था, एक शायद इजराइल में था और एक भारत में था। और अब अगर आप भारत में पूछें तो, और रशिया और अमेरिका की तुलना करें, तो मेरा अनुमान ये है, मैंने ये सर्वे नहीं देखा जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि शायद रशिया के ऊपर भारत में ज़्यादा फेथ और ट्रस्ट है बनस्बत अमेरिका के। जो भी गलत होगा, जो मैं मानता हूँ कि कल को अगर आपकी चीन के साथ कोई फड्डा पड़ता है आपका, तो मुझे तो नहीं लगता कि रूस आपके साथ उस तरीके से खड़ा होगा जिस तरीके से यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं। और हमको ना ये एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि कोई हमारे साथ खड़ा होगा जी। तो अगर हमको किसी के साथ किसी उसमें पढ़ना है लॉन्ग तो टर्म अपने बलबूते पे पढ़ना है, किसी और के ऊपर डिपेंड जो करके आपने नहीं बात की करना। कि कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो रशिया आपके साथ नहीं आएगा। एक मिनट जी, एक मिनट जस्ट तू जैसे देख रहा था मुझे लग रहा था कि कुछ पूछने वाले हो। हाँ नहीं, और ये लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट का दौर खत्म हो गया, इमीडिएट स्ट्रेटेजिक गेन कहाँ है, उस तरह से अभी पार्टनरशिप आते हैं चल रही है। स्ट्रेटेजिक पे। ये अमेरिका से दिल खट्टा हो गया, राइट? मगर ये भारतीयों का दिल खट्टा जो है ये सिर्फ हमारी छोटी सी एक बिरादरी में है, स्ट्रेटेजिक बिरादरी में। अगर आप देखें कि P2P, पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर देखें, आज भी इतने सारे बच्चे अमेरिका जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा, आज भी दुनिया की जो सेकंड जो मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स जो भाग रहे हैं सब देशों से, इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, चाइना, इवन रशिया, द सेकंड हाईएस्ट जगह कौन सी है वो?
यूनाइटेड स्टेट्स। आज भी डिस्पाइट ऑल यार नहीं देखो ये जो भी आप कह रहा है, आज भी अगर आप देखें, अमेरिका के पास वो पावर है जो हाईली रिच, हाईली टैलेंटेड लोगों को आकर्षित करने की पावर आज भी रखता है। नहीं तो मैं तो आज भी पीपल मैं टू उसको पीपल में मेरे डिनाई ख्याल से ज्यादा नहीं, पर चेंज वहाँ नहीं हुआ से है, स्ट्रेटेजिक गौतम अफेयर्स में हुआ है। गौतम इसके पहले कि आप इसमें आए, जो वहाँ के लोग हैं, जो इंडियंस रह रहे हैं अमेरिका में, बीच में जो घटनाएं हुई हैं, खट्टा दिल उससे भी हुआ है कि अब इंडियंस के खिलाफ अटैक, जो इंडियंस आपके जॉब ले रहे हैं उसको लेकर अमेरिका में हंगामा, ये तो बड़े इन सब सरफेस, ये चीज़ों बड़े को, सरफेसेस बट होते इट हैं। क्रिएट्स अ परसेप्शन। इसको हम एक पूरा देश मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक इंडियन को मार दिया तो ऐसा थोड़ी कि सारे अमेरिकन सारे इंडियंस को मारने चाहिए, जाहिर सी बात ऐसा है। नहीं है। और आप जो कह मैं तो रहे ये हैं, बता, मैं तो नंबर्स, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज भी आफ्टर यूएई, दुबई, नंबर 2 डेस्टिनेशन नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड इज अमेरिका। बट तो इट इज, अगर ये you're ट्रस्ट comparing- खत्म, नहीं देखो ये P2P ट्रस्ट जो है, P2P चल रही है यार P2P ना ओवररेटेड चीज है। यार। डेटा दिखा रहा है यार, इसमें ओवररेटेड कैसे है? ओवररेटेड आप अपने मिलियंस एंड बिलियंस लेके जा रहे हो, ये ओवररेटेड कहाँ से यार हुआ? वो पीपल टू पीपल जो होता है ना, ये ओवररेटेड चीज होती है। जो देशों के बीच में होता है वो पीपल टू पीपल और देशों के बीच के जो रिश्ते होते हैं, दे डोंट नेसेसरली मैच। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे, उदाहरण पाकिस्तान और चीन को ले लें। पीपल टू पीपल क्या रिलेशनशिप है उनका, क्या कल्चरल कॉम्पैक्ट है, क्या लैंग्वेज सेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तानी जो गरीब गुरबा पाकिस्तानी है वो जाके चीन में पढ़ता है, जो अमीर जो फौजियों के बेटे हैं वो या अमेरिका और पॉलिटिशियंस इंग्लैंड के में वो अमेरिका जाते हैं। हम्म, ठीक है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में पूछें कि आपका दोस्त कौन है, या पाकिस्तान की जो ओरिएंटेशन देखें, वो उस पर खैर अभी आएंगे क्योंकि वो बिन पैंदी के लोटे हैं, वो दोनों तरफ घूमते हैं, तो वो चीन के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो कहीं हद तक बेटर हैं। अगर आप उस हिसाब से देखें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो पीपल टू पीपल का एक रेलेवेंस होता है, लेकिन पीपल टू पीपल का रेलेवेंस ज़्यादा बढ़ जाता है जब स्टेट टू स्टेट होता है। और स्टेट टू स्टेट में या जो आपके स्ट्रैटेजिक लेवल के जो रिश्ते हैं, देखिए पीपल टू पीपल तो हमारा जब हमारे अमेरिका के साथ पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप नहीं था, तब भी पीपल टू पीपल था, लेकिन तब भी लोग जाते थे अमेरिका, जो बात तब भी आपका जो डायस्पोरा था वो रूस तो नहीं जाता था, जबकि आपके रूस के साथ ज्यादा सुशांत, अच्छे रिलेशनशिप जो था। आप कह रहे थे, आई एग्री विद दैट। एक आपने कहा कि अमेरिका अभी भी पावरफुल है, इन्होंने ये तो बात मानी, ये तो मैं भी डिक्लाइनिंग है, मानता हूँ, मुझे तो वो तो भी ये मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, मैं आप नहीं दोनों मान एक ही रहा, मैं बात नहीं कह मान रहे रहा, हैं, मैं नहीं मानता, डिक्लाइन नहीं कर रही बिल्कुल है। नहीं। ओके, लेकिन अमेरिका इज नॉट जो अ डिक्लाइनिंग पीपल टू पावर। पीपल कांटेक्ट की बात इन्होंने की कि स्टेट टू स्टेट होना चाहिए, पीपल टू पीपल जो भी रहे, उसी में मैं अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की बात करना चाहती हूँ। वी हैव सीन अ री एम्ब्रेस ऑफ पाकिस्तान। अभी अमेरिका इंडिया के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी जनरल के लिए वहाँ पे लाल कालीन बिछाई गई, स्वागत सत्कार हुआ, अमेरिका ने बलूचिस्तान में इन्वेस्ट किया, ये तमाम चीज़ें जो अभी हो रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है और भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस अभी भी पाकिस्तान का है, इसके ऊपर भी मैं समझना चाहती हूँ। सुशांत, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये क्यों हो रहा है। यूएस हैज इन्वेस्टेड इन बलूचिस्तान अपेरेंटली $1.2 बिलियन। यार इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उन्होंने लोन दिया है, लेकिन उनके मिलिट्री एड भी हैं। नहीं सुनिए ना, वो एड नहीं है, वो भी सेल है, मिलिट्री F-16s। सेल है। हाँ, जो $700 मिलियन की सेल है, वो भी सेल है। और उस पर देखिए एक कम्प्लीटली सेपरेट प्रोग्राम करिए कि वो क्या एग्जैक्टली उसका क्या कंपोनेंट है, लेकिन वो भारत के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ये भारत को दर्शाता है, और या भारत के अंदर जो अमेरिका को लेकर के एक आशंका है जो कई दशकों से है, जो काफ़ी हद तक कम हो गई थी लेकिन अब दोबारा से उभर करके आई है, वो ये था कि यार ये अमेरिका जो है ये पाकिस्तान को जानबूझ करके खड़ा करता है भारत के खिलाफ, ताकि भारत का जो राइज है उसको रोका जा सके। और जैसे चीन करता था कि एक होता है ना कि आपने एक कुत्ते को छोड़ दिया किसी बंदे के ऊपर कि यार तो इसके पीछे पड़े रहे, ये इसकी सारी अटेंशन वहाँ पर रहेगी, तो ये अपना जो काम है वो नहीं कर पाएगा, ये भागते ही फिरेगा। हम चीन के साथ हम यही मानते हैं कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। अमेरिका के बारे में भी यही आशंका रही है दशकों से, और मैं तो जानता हूँ 70 और 80 के दशक, 90 के दशक में अगर आप किसी अधिकारी से यहाँ पर बात करें तो उनका यही होता था कि अमेरिका जो है कभी पाकिस्तान को डूबने नहीं देगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान डूब गया तो अमेरिका भारत के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता। एक मिनट रुकिए। हाँ। हुआ ये है कि वो जो हमारी आशंका थी वो काफ़ी हद तक कम हुई थी पिछले 25 वर्षों में,
ट्रंप ने आके पिछले 6 महीनों में वो आशंका दोबारा से हमारे ऊपर थोप दी है, और कोई भी भारतीय जिसमें थोड़ी सी भी अकल है वो अमेरिका के ऊपर अब विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते मैं बने हैं। सिंप्लीफाई करके यही आपसे पूछ मैं रही हूँ यहाँ कि पे आना चाह रहा पाकिस्तान हूँ। के साथ एक हाँ, मिनट नागवा जी, एक मिनट। अगर भारत मल्टीपोलैरिटी को एम्ब्रेस कर रहा है, हम्म, मल्टीपोलैरिटी का पिवट बन गया है, हम्म, मल्टीपोलैरिटी फॉर ग्लोबल साउथ का वन ऑफ द पिलर्स बन रहा है, तो हम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करें कि बाकी लोग यूनिपोलर हों या हमारे साथ ही काम करें? बिकॉज इसलिए ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस आर हिपोक्रेसी। यार, इसका तो आप कोई जवाब है नहीं यार। जवाब मैं कह रहा हूँ कि भाई अमेरिका देखो, भी देखो यार, हम करें तो देखो, मल्टीपोलैरिटी, वो करें तो तो हिपोक्रेसी। यही ऐसा थोड़ी होता है यार। भाई ये वास्तविकता है, सारी दुनिया इस पे चलती है। अमेरिका दुनिया भर में नसीहत देता है ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स मानता हूँ। और क्यों, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है? चलिए तो ये हिपोक्रेसी है। लेट्स से वन कंट्रीज हिपोक्रेसी इज अनदर कंट्रीज मल्टीपोलैरिटी। No, तो आई थिंक बोथ आर द So सेम। you हम are तो saying- हिपोक्रेट बोल One रहे second, हैं। Gautam, भाई, let me- let me- नहीं, नहीं, हम- एक मिनट हम- रुकिए, हम- ये देखिए, एक मिनट हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम हिपोक्रेट्स हुए। नहीं, हम वो बिल्कुल पाकिस्तान को hypocrite एड नहीं दे रहे हैं, वो हिपोक्रेट्स नहीं, हुए। पर नहीं, अभी देखो, आप यार इसका देखो, कारण क्या देखते हैं गौतम? नहीं, नहीं, एक क्यों मिनट, पाकिस्तान को I want दोबारा to- गले लगा रहा है अमेरिका? नहीं, मेरे वजह को- क्या I है? have आपको to- क्या लगता है? आई हैव टू से समथिंग हाँ। आउट हियर। देखो ऐसे है, मैं भारत की बात करूंगा, ठीक है, और भारत का हित इसमें है कि अमेरिका पाकिस्तान को वो सब प्रोत्साहन ना दे जो वो दे रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका मुझसे अच्छे रिश्ते चाहता है, और यहां पर मैं ये जो हम डीहाइफनेशन की बात करते हैं ना, और जो मल्टीपोलैरिटी, यार देखो ये स्लोगन्स हैं, मल्टीपोलैरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर ऑल स्लोगन्स। अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट कहां पर है? मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश है वो मेरे साथ खड़े हों, मेरे विरोधियों के साथ, But मेरे सुशांत, दुश्मनों के साथ ये ना आपका खड़े हों। इंटरेस्ट हो सकता है, पर अमेरिका का उनकी इंटरेस्ट तो तरफ नहीं से है देखो, इसमें। अमेरिका- उनकी मैं तो तरफ से अपने देखिए। इंटरेस्ट की बात हाँ, करूंगा अपने ना, मैं interest की। अमेरिका के इंटरेस्ट की नहीं, बात क्यों बिल्कुल, करूंगा? सही है, मैं लेकिन agree- अगर आप अमेरिका को हिपोक्रेट बोल रहे हैं, हाँ। लाइकवाइज अमेरिका हमें हिपोक्रेट बोल रहे हैं कि Obviously, हम वहां से भाई, तेल रहे मैंने हैं। कब- तो वही मैं कह रहा हूं ना, वन नेशंस हिपोक्रेसी इज अनदर नेशंस मल्टीपोलैरिटी। भाई आप मुझे जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ना, आप मुझे वो नहीं क्या होते हैं, आध्यात्मिक मुझे ज्ञान दे रहे थे कि ये देखिए अगर हम ये करते हैं तो अमेरिका भी ये करता है। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ वो ये practical है कि सारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो हिपोक्रेसी पे चलता है। चलिए हम तो फिर hypocritical इंटरनेशनल हो रहे रिलेशंस हैं। पूरी मैं कहाँ हिपोक्रेसी ये पे है, deny कर लेकिन रहा हूँ? आप दोनों से एक सवाल वापस। आप कह रहे हैं कि आप आपका अपने हित की प्रोग्राम हम बात लोग करेंगे। disrupt कर रहे हैं। नहीं, आप हाईजैक कर रहे हैं। मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, ये पता नहीं क्या क्या मैं बोल आपसे रहा है। पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान, जाहिर है कि हम अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, भारत अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, तो उसी तरह से अमेरिका अपने हित के लिए सोच रहा है। तो इस समय अमेरिका का क्या हित है पाकिस्तान को दोबारा गले लगाने में? अमेरिका को खुद नहीं पता उसका हित क्या है। पर अब तो मैं वो- और अब तो मैं वो आपको भारत के एक्सप्लेन खिलाफ करता हूँ इस्तेमाल क्यों। कर रहा है पाकिस्तान को। मेरा तो ये, मेरी आशंका ये है, देखिए अमेरिका अभी पाकिस्तान में किस लिए जा रहा है? आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में जाने का मतलब तो मतलब कि इससे ज्यादा मैंने अजीब चीज नहीं सुनी कि जो आतंकवादी देश है उसके साथ आप जा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये तो अमेरिका बहादुरी सोच सकता है कि ये कैसे कर रहा है ये। अब उसमें मैं कुछ और उदाहरण दे सकता था, लेकिन ये फैमिली चैनल है तो मैं नहीं दे सकता वो। लेकिन दूसरा वो ये कहते हैं कि भाई हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अगर आप जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो चीन वहां पर कैसे फिट होगा? अच्छा, पाकिस्तानियों का जो इंटरेस्ट है वो ये नहीं है कि क्रिटिकल मिनरल्स वहां से निकलेंगे। अभी किसी को पता नहीं है वहां पर है नहीं है क्या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजिक इस हिसाब से है कि चीन जब बलूचिस्तान और उस खित्ते में इन्वॉल्व हुआ तो जो पाकिस्तान के खिलाफ उपद्रव था वो थमा नहीं, वो इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ा। और पाकिस्तान के अंदर एक ये सोच थी कि इस उपद्रव को कहीं ना कहीं पश्चिमी देश, खासतौर अमेरिका, भारत वगैरह इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। पाकिस्तान का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर अब हम अमेरिका को यहाँ पर ले आए, अमेरिका का यहाँ पर निवेश करवा दें और उनको एक वो क्या चने के झाड़ पे चढ़ाएं कि देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हमारे पास कॉपर भी है, सोना भी है। अब पता है आपको, उन्होंने बोला कि हमारा वो जो तरबेला डैम है ना उसमें $200 बिलियन का सोना है। अब पाकिस्तानी 200-300 बिलियन डॉलर से कम बात नहीं करते, देश चलता है $2-3 बिलियन पे, लेकिन बात करेंगे $200-300 बिलियन की। तो वो अमेरिका को इन्वॉल्व करवाना चाह रहे हैं इसलिए कि
एक बारी अमेरिका और पश्चिमी देश इसमें इन्वॉल्व हो गए तो जो बलोच उपद्रव है या जो आज़ादी की जंग वहां पर चल रही है उसको हम पूरी तरीके से कुचल देंगे। और अमेरिका और ये पश्चिमी देश, वहां पर हिपोक्रेसी आ जाती है, जो दुनिया भर को नसीहत देते हैं ह्यूमन राइट्स की, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। जो आपने आज तक ना अमेरिका से ना यूरोपियन से एक शब्द सुना होगा जो नरसंहार हो रहा है बलोचों का, बलूचिस्तान में वहां पर आपने एक शब्द नहीं सुना होगा। तो ये भी एक उद्देश्य है उसमें। और वो पाकिस्तान का हित ज्यादा है, अमेरिका का हित कम है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये है कि अगर आप ट्रंप साहब के परिवार को क्रिप्टो के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें और उनके साथ जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको कुछ ठेके दे दें, यहाँ पर मिनरल्स के, पता नहीं मिनरल्स निकलते हैं कि नहीं निकलते। ट्रम्प साहब के परिवार को कितनी मॉनेटरी गेन हो रही है उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि विश्व बहुत सवाल उठ रहे हैं ग्लोबल लेवल पे क्या किस तरह से चल रही है इस समय कूटनीति। जिस हिपोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, और इंडिया रशिया की आपने बात की कि वो हिपोक्रेसी क्यों नहीं है। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, दबाव भारत के ऊपर आया अमेरिका से भी, यूरोप से भी, और साथ साथ सऊदी अरब के साथ में या गल्फ स्टेट से जो रिश्ते भारत के रहे उस पर क्या इसका असर पड़ा। इसलिए भी क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जिस तरह की डील हुई है, अब वो आपको नहीं लगता कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ी चुनौती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक एक कंगाल देश है, वहाँ पे मेरे ख्याल अपीयरेंसेस ज़्यादा हैं, दिखावा ज़्यादा है, इस्लामिक जोड़ मतभेद ब्रदरहुड वगैरह का ज़्यादा है। आई डोंट थिंक सऊदी अरेबिया का कि विल अटैक इंडिया। सीधी बात यही है ना कि वो अटैक करेंगे, मुझे तो नहीं लगता ये। बट टू कम बैक टू व्हाट यू वर सेइंग, मल्टीपोलैरिटी की ग्रेट पावर, मल्टीपोलैरिटी का सबसे बड़ा उदाहरण 2025 में पाकिस्तान है। एक तरफ चाइना से गले मिला हुआ है, दूसरी तरफ यूएसए से गले मिला हुआ है। यूएसए चाइना को अपना राइवल मानता है, चाइना यूएस को कहता है हम तुम्हारे से आगे जाएंगे, और दोनों आर हाइफेनेटेड विद दिस टेररिस्ट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। तो आई थिंक इस पार्ट पे भी आप अपना थोड़ा मनन लगाइए इस पे। तो इस बात पे तो आप अग्री करते हैं? मैं सोचते रहता हूँ इस पे, तो नहीं तो मेरी ओपिनियन थोड़ी अलग है उसमें, बट नहीं तो ये मुझे तो लगता है चाहे जो भी हो, बाहर पाकिस्तान को डेप्थ से तो आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता, मगर अगर बाहर से देखें सरफेसेस के अंदर, तो सबसे बड़ा बैलेंसर 2025 का और सबसे बड़ा विक्टर 2025 में in terms of diplomacy, in terms of becoming the bridge, in terms of getting investments from two absolutely polarized great powers is Pakistan. Yeah, tell me what is the investment they've got? क्या इन्वेस्टमेंट आई है, मेरे को बताइए जरा। आपके यहाँ पर अभी पिछले हफ्ते अमेज़न ने बोला है कि हम $30 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे 2030 तक, मतलब कि अगले 5 साल में। आपके माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि हम, माइक्रोसॉफ्ट नहीं ना, 17 बिलियन डॉलर, तो $50 बिलियन अप्रोक्सीमेटली ये 2 कंपनियों ने किया एक हफ्ते के अंदर। बाकी और सारी कंपनियों की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये होती है इन्वेस्टमेंट। चीनी जो हैं वो लगे हुए हैं कतार लगा के कि हम यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, आपने रोका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मेरे को बताइए प्लीज, गिव मी द नंबर्स, क्योंकि आप तो नंबर्स के आदमी है ना। क्या इन्वेस्टमेंट हुई है? अब ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री के जो वो होते हैं ना जर्नलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट जो अपने पॉडकास्ट वगैरह चलाते हैं, वो इस तरीके की बकवास करते हैं। ये मैं आपसे नहीं अपेक्षा करता कि आप ये करेंगे। आप मुझे ये एक चीज बताएं, वो बोलते हैं कि 1.2, अच्छा ऐसे बढ़ा दिया 1.2 बिलियन डॉलर्स को, जैसे पता नहीं कि क्या खजाना खुल गया। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश नहीं है, इट्स अ लोन है, राइट? प्लीज कंपेयर 1.2 बिलियन डॉलर्स लोन एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या उसमें उत्पादन क्या होगा। अच्छा, वो जो माइंस हैं उसमें उनका क्या अनुमान है कि जी जब ये फुल स्टीम ये माइंस चल रही होंगी ना, तो हम लोग हर साल $2 बिलियन कमाएंगे। अबे यार, $2 बिलियन तो मुझसे ले लो यार आज। What is 2 billion? You tell me something यार। मुझे 2 मिलियन ही दे दे यार। गौतम, वन सेकंड, हम लोग इसको पाकिस्तान के ऊपर जैसे आपने कहा था, एक मिनट देखिए ना, हमारे पास नहीं हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आज, बहुत आपने हमारे को आप उलझा दिया है ना। देखिए बहुत टाइम है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एंड गौतम, थिंक अबाउट दिस बिकॉज यू आर अ नंबर्स मैन।
अगर आप नंबर्स को स्टडी करना शुरू करेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ग्रेट बैलेंसर और इसने पता नहीं क्या क्या ग्रेट अचीवमेंट्स किए, क्या अचीवमेंट किए। अभी आपने सऊदी पाकिस्तान की बात मल्टीपोलैरिटी की के लिए ना, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विक्टर जो है वो भाई पाकिस्तान जो है, आपने क्योंकि यहाँ सऊदी पर पाकिस्तान की बात की, हाँ। उसमें आप ये देखें क्या उन्होंने बोल दिया कि मेरा दुश्मन आपका दुश्मन एक ही है। वो एक ही नहीं होता भाई। आपके घर में अगर एक मुलाजिम है ना, आप उसको यही बोलते हैं अपने मुलाजिम को कि देखिए मैं और आप ना इकट्ठे खड़े हुए हैं। तो जब आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो आपका मुलाजिम है ना वो आपके लिए आके लड़ेगा। लेकिन जब मुलाजिम की लड़ाई होगी ना, जो आप पाकिस्तान नहीं है, जाएंगे लड़ने। आप लड़ने नहीं जाएंगे, आप गौतम के पास जाएंगे, यार जरा इसकी सुलह सफाई करवा देना। हम्म। आप थोड़ी ना अपने आप को गंदा करेंगे वहां पर। तो ये पाकिस्तान को पाकिस्तान उन्होंने और सऊदी मुलाजिम अरेबिया बना का दिया है। रिश्ता ये है। सऊदी, हाँ, लेकिन इसमें कई हद तक सच्चाई भी है, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए, जैसे आपने कहा था, आगे शो करेंगे। इसमें मैं वापस आ रही हूँ भारत के ऊपर, और भारत और रशिया की बात भी हमने की। ईयू के साथ भी भारत के जो संबंध हैं, इसकी वजह से थोड़े एक उसमें भी चैलेंजेस आए हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारत अब आज कहाँ खड़ा है? आइसोलेटेड नहीं है, पर स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की अपनी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारे फ्रिक्शंस भी झेलने हैं भारत को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो दूसरे मुल्क हों। तो इसको मानते हैं आप कि भारत का जो रास्ता है उसमें भी एक बदलाव दिखाई दिया है काफी लोग कहते हैं कि हम अलूफ हो गए हैं, हम आइलैंड पे फंस गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले हैं। मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा देश है जो आज अकेला नहीं है? कोई नई बात है भारत में? नहीं। बाय द वे, हम अकेले नहीं हैं। नहीं, नया कुछ हुआ है शिफ्ट। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम आइसोलेटेड नहीं है, नहीं पर है, स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट हैं। जो बिल्कुल राह है। हमने चुनी मैंने है अभी उसकी आपको अपनी बताया चुनौतियां ना, हैं। अभी मैंने आपको बताया, इस समय एज वी टॉक 50 FTAs नेगोशिएट हो रहे हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है भाई। एक FTA इज इक्वल टू 1 कंट्री, 1 FTA इज इक्वल टू 1 कॉन्टिनेंट, यूरोपियन यूनियन। अब अप एंड डाउन नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। तो हमारी जो मैंने शुरू में बोला था, हमारी जो मल्टीपोलैरिटी है, इतनी स्पीड से हमने किया, इसके लिए मैं फुल मार्क्स देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को और जयशंकर जी को। इतनी तेजी से अपना इतना बड़ा देश, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऐसे बदल जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये it is just being swept under the carpet, बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट सा होता जा रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात गौतम, है। एक बार बस थोड़ा सा हाँ, इंटरफेयर बिना करना शोर चाहती हूँ। शराबा मजाए, बिना शांति से हम लोग करे जा रहे हैं, एक के बाद बट एक, फॉर एक द के बाद एक। सेक ऑफ काउंटरिंग यू, एक मैं परसेप्शन की बात पूछना चाहती हूँ कि एक परसेप्शन ये भी हो जाता है कि इन सब के बावजूद अमेरिका के साथ आपके रिश्ते और ख़राब हुए, और इधर पाकिस्तान को अमेरिका गले लगा रहा है। सऊदी अरब और पूरे वेस्ट एशिया के साथ बहुत एक पुश रहा मोदी सरकार का, बावजूद इसके पाकिस्तान उनके वापस करीब आया है। तो ये सब फॉरेन पॉलिसी के एक परसेप्शन का भी खेल होता है, उसमें क्या मैं चेंज आया? दो चीजें बोलना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो अगर कोई नैरेटिव वॉर जीत रहा है वर्सेस रियल ऑन ग्राउंड वॉर जी, और अपने मसल्स दिखा रहा है, देखो जी मैं क्या बन गया हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, गुड लक टू यू, टू पाकिस्तान, गुड लक। दूसरा, इस नैरेटिव, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सडनली नैरेटिव सबसे बड़ी चीज बन गई है। ठीक है, हमको भी करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन अब दोबारा अगर होगी, और मुझे सेंस हो रही है कि शायद कुछ गुड़ चल रहा है, तो इस बार हम नैरेटिव भी ज्यादा खेल लेंगे। तो मुझे नहीं लगता हमें नैरेटिव में ज्यादा बह जाना चाहिए। वी शुड बी कॉन्शियंट, वी शुड बी कॉग्निसेंट ऑफ द नैरेटिव। लेकिन सभी लोग कह रहे हैं इंडिया अकेला रह गया, उसको ब्लाइंडली मान लेना भी ठीक नहीं है। ऐसा कोई देश, इंक्लूडिंग अमेरिका किसके साथ है? अपनी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हमारा 30 ट्रिलियन का जीडीपी है और हमारे मित्रों का 35 ट्रिलियन का जीडीपी है। उन मित्रों में भारत एक है जी। अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज, गौतम जो बोल रहे हैं ना, गौतम की बात से देखिए, आप पहली बात तो ये है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, यू शुड रिमेंबर कि आप एक 1.5 बिलियन 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वो दुनिया में कभी आइसोलेट नहीं हो सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली, जब आप बात करती हैं कि देखिए हम लोग ने खाड़ी में बहुत इन्वेस्टमेंट की, और जो अरब मुल्क हैं वो पाकिस्तान की करीब दोबारा से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उनकी शायद नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन क्या उनकी भारत से दूरियाँ बढ़ रही हैं? नहीं, स्केल ही अलग है। स्केल ही अलग है। ठीक है, तो आप उसको
ठीक है, वो पाकिस्तान को दोबारा से, जैसे मैं मुलाजिम को यार तू आजा वापस काम पे, उसको लगा दिया है, तो वापस ठीक से है, काम पे रख लिया वापस काम पे रख लिया उसको, लेकिन क्या भारत को उन्होंने क्या नजरअंदाज कर दिया? भारत के साथ भारत को रिश्ते, नजरअंदाज अच्छा करना अमेरिका मुश्किल की है। भी बात करें अगर हम, और गौतम यू विल बेयर मी आउट ऑन दिस, अमेरिका की भी बात करें, अमेरिका में ना दो ट्रेंड है, एक तो जो हमने पहले बात की, दूसरा एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका का एकेडमिक कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी, मीडिया में जो ट्रंप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि यार तुमने भारत जैसे देश के साथ अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका में ये बात कर रहा है। यूरोप में जिस तरीके का इंटरेस्ट है भारत को लेकर के जी, उनके प्रॉब्लम्स भी हैं कि आप रूस के साथ क्यों आपकी मित्रता है वगैरह वगैरह। खुद आप गैस खरीद रहे अरे हो यार, यार, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, बट आई एम सेइंग कि उनके वो ग्राउसेस फिर भी वो हैं, सवाल उठाते लेकिन रहते हैं। उसके बावजूद वो भारत से जो है, और अगर आप यूरोप को ये बोलें कि देखिए बाकी दुनिया बेशक आपको लॉस्ट कॉज समझती हो, लेकिन भारत आपको स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट जगह मानता है और आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते चाहता है, तो उनको बड़ी तसल्ली होती है कि एटलीस्ट भारत हमारे में इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे कि हमको अच्छा लगता है कि अगर यूरोप के साथ, और अगर हमारा FTA हो जाता है यूरोप के साथ, तो आप एक डिफरेंट लेवल पर ऑपरेट कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लीजिए आप, बाकी जापान के साथ देख लीजिए, यूके के साथ देख लीजिए। सो ये जो आइसोलेशन की बात है ना, इट्स एन ओवरब्लोन कॉन्सेप्ट। नहीं तो मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, सॉरी। आपने कहा कि बहुत वक्त तक उलझा दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पूरा जो क्रू है और प्रियम है वो बार बार कह रही है कि टाइम अप हो चुका है। हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उनको। सुनो, अब हम लोग वी आर ऑन अ रोल। आप ये बताइए मुझे, कौन सा देश है, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में कौन सा देश है कि जब वो उभरता था बाकी सारे देशों ने कहा आ भाई और उभर। चाइना को किसने सपोर्ट किया सिवाय WTO में खोलने के लिए और इन्वेस्टमेंट? चाइना से प्रॉफिटियरिंग अलग बात है। जी जी, चाइना एज अ राइजिंग पावर किसने सपोर्ट किया? मैं खुद था वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में एक फेलोशिप पे 2001 या 2002 में, और वहाँ पे जो डेस्क पे था बंदा कह रहा था चाइना तो ऐसा है, चाइना तो वैसा है, मिलिट्री ये साउथ ईस्ट एशिया करना चाहिए, मतलब सारा एंटी चाइना। इसके पहले यूके, जब यूके ग्लोबल पावर हुआ करता था तो क्या स्पेन, पोर्चुगल, इन्होंने क्या मदद की थी यूके को? आ भाई तो हाँ जी आप आइए और ऊपर जाइए। तो भारत का जब समय है, चाइना का समय है, तो बहुत सारे तो लोग कौन होंगे। हमारे तो हमेशा हमें वी विल फील द हेडविंड्स, हमेशा होंगे। हमारे सपोर्ट क्यों करेगा कोई यार? और एक शब्द मैं और कहूंगा, देखिए अगर आप स्वाधीन होना चाहते हैं उसकी एक कीमत है। अगर आप कीमत नहीं चुकाना चाहते तो फिर ये जो इंडिपेंडेंस और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बातें ये छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी। मैंने वही कहा था कि आप स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस अगर रखते हैं तो उसकी एक कीमत भी है, एक वो कीमत है, वो आपको चुकानी पड़ेगी और तभी आप अपनी इंडिपेंडेंस रख सकते हैं, नहीं तो आप अधीन हो जाएंगे किसी जी। और बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा बांग्लादेश का भी था, एक बहुत ही वॉलेटाइल नेबरहुड हमारा है, लेकिन उस पर हमने ज्यादा चर्चा नहीं की। नेपाल का है ना वक्त है, नेपाल का है, नेपाल ज्यादा हमारे पास तो वक्त है, आपके पास नहीं है। बांग्लादेश की जो कुर्बत रही है पाकिस्तान से बढ़ते हुए और किस तरह वो भारत के लिए एक समस्या बना हुआ है, वो भी है। पर अंत में मैं यही कहूंगी कि इंडिया एट दिस मोमेंट इज नाइदर आइसोलेटेड नॉर अलाइंड, राइट? इंडिया अपनी जगह खोजने की कोशिश में अपनी राह चल रहा है। बहुत शुक्रिया गौतम और सुशांत, आपके पास वक्त है पर शायद यही रुकना पड़ेगा हमें। थैंक यू।